दो चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, एक आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस और एक आ रहा है आवर एनवायरमेंट। समझ रहे हो बच्चों मेरी बातों को एकदम? टू चैप्टर्स आपके टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, सब लोग मुझे बताना फटाफट। मेरा आवाज क्लियर आ रही है एकदम? वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? हाँ, मैसेज टाइप कर दो, ठीक, मैं देख लिया करूंगा। यस क्लियर है। चलो, सब कुछ स्क्रीन वगैरह भी दिख रहा है अच्छे से, तो है ना, मजा आ रहा है। चलो, अब बेटा सबसे पहले जो आपका लाइफ प्रोसेस होगा, बेटा जो नहीं पढ़े हैं वो आवर एनवायरमेंट का मैंने कंप्लीट, ठीक है, आवर एनवायरमेंट का मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर, मतलब आवर एनवायरमेंट मैंने पूरा जितना पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने वो आपको सेंड कर दिया है। आप उसको देख लो, आप उसको पढ़ लो, ठीक है, और आपको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। मैंने पूरा उसको पढ़ाया है A to Z, मतलब आवर एनवायरमेंट में यहाँ पे जितनी चीजें नाम लेने चल रहा हूँ ना, यहाँ मैं जितनी चीजें नाम लेने चल रहा हूँ, मैं सब चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, वो सब पूरा का पूरा। और मैंने वो पूरी की पूरी जो है वो पूरा एकदम रिकॉर्डेड वो पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको जरूर जाकर देखना। तो बेटा सबसे पहले जैसे कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर होता है, तो यहाँ से आपको मैं बोर्ड एग्जाम की भी तरह सा बात करूंगा। स्कूल एग्जाम तो आपका होता ही होता है, बट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। ये मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ लाइफ प्रोसेसेस और आवर इन्वायरमेंट, ये अकॉर्डिंग मैं आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब न्यूट्रिशन हो गया सेकंड, आपको इसमें से जो क्वेश्चन मिल जाता है वो रेस्पिरेशन से मिलता है। थर्ड क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन से मिल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आपको मिल सकता है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ क्वेश्चन आपको मिल सकता है एस्पिरेशन, ठीक है। अवर इन्वायरमेंट से आपको 5 क्वेश्चन मिल सकता है। अवर इन्वायरमेंट से मैं बात करूंगा तो अवर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन अवर इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स, एंड थर्ड आपका आ सकता है प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर में, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं फूड चेन, फूड वेब, और इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ रहे हो बच्चों? एंड इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स थे आपका, लेकिन अब वो हट गया है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह तो सिलेबस से बाहर ही हमारा हो गया है। और आपने अपना सिलेबस भी देखा होगा प्यारे बच्चों, सबने अपना सिलेबस देख लिया है बायो का? अब प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि ये जो आपके टॉपिक्स है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एस्पिरेशन, ठीक है, इन टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इन टॉपिक्स का एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको इनके बारे में थोड़ा सा नॉर्मल वे में इनको पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस पता है रिड्यूस हो गया, ठीक है आपका। क्या बेटा? कहां से? बोर्ड में जो लिखवाया हूं ये बेटा, ये तो आएगा ही आएगा ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसीलिए तो इसको लिखवाया हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं,
ये आपको यहाँ नहीं, ये आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है मेरे लिए पहला चीज क्या है, बोर्ड एग्जाम। पहले मुझे आपको प्रिपरेशन किसकी करानी है, बोर्ड एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम अब जरूरी है, तो मैं ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं इसकी बात कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की तरह बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन में आप लोगों को जो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन मतलब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा। और जो मेरी कल की क्लास है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को अवर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इनको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। क्या बेटा? कल क्या है ऐसा, तो लग रहा होनी चाहिए। अरे अरे, तो आई थिंक चलो कोई बात नहीं है। तो अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा किस टाइम में आऊंगा लाइव। तो आप आ जाना कल अगर। हाँ, बिल्कुल सही है। मे भी संडे को हम हो जाएंगे, संडे को हम लाइव आ जाएंगे, आप लोगों को मैं बता दूंगा संडे को मैं कब आऊंगा लाइव। और मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप सब आ जाना लाइव आराम से, ठीक है। बता देंगे आपको बाकी चीजें भी। हाँ सुनो, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको पहला क्वेश्चन मिल सकता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस सबको आता है एकदम अच्छे से। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस आपका ऑक्सीजन 6O2, है ना। क्लियर एकदम, मतलब ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको ताकि याद रहे एकदम। एरो के ऊपर हो जाएगा मान लो लाइट या सनलाइट लिख दो यहाँ पास। एरो के ऊपर आप सनलाइट लिख दो। और फिर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्लोरोफिल। ये इक्वेशन बड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। और देन ग्लूकोज आपका फॉर्म होगा एंड इसके अलावा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एट लास्ट फोटोसिंथेसिस। नाउ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, really come from photosynthesis, ठीक है। एंड इसके अलावा रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी। एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम एज वेल एज स्टोमेटा, ठीक है। ये दोनों डायग्राम भी आपको याद होने चाहिए, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा का डायग्राम भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आता है इसके साथ। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी आप लोग जानते होंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है। अगर लाइट और डार्क रिएक्शन नहीं जानते होंगे तो उसका भी हम आपको कंप्लीट जो है सेंड कर देंगे, उसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। और लाइट और डार्क रिएक्शन मैंने 1 आवर में कंप्लीट किया है, 1 घंटे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन काफी मतलब बड़ा हो जाता है टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक ये है और काफी उसमें चीजें हैं। तो हो सकेगा तो मैं उसको भी आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपको रेस्पिरेशन की जैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी जैसे बात कर लेता हूँ। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप लोगों को एंजाइम्स का नाम पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है और HCl का फंक्शन, ठीक है। सभी एंजाइम्स के फंक्शन एज वेल एज प्यारे बच्चों आपको HCl एंजाइम्स एंड म्यूकस, इसका फंक्शन आप अच्छे से एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। नहीं क्लियर होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने खूब पढ़ाया आप लोगों को, सबको क्लियर है। देन रेस्पिरेशन की जरा सा बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए, एरोबिक और एनारोबिक। एंड इसके अलावा क्रेब साइकिल कभी कभी पूछ लेता है। क्रेब साइकिल क्या होता है, जो एरोबिक आपका रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस वगैरह में, वही आपका कहलाता है क्रेब साइकिल। तो हमारे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपका जो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो पहले तो आप जानते हो जो ग्लूकोज होता है ये सबसे पहले बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। और ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है तो ये प्यारे बच्चों बनाता क्या है, ये बनाता है सबसे पहले पायरुविक एसिड, ठीक है। ये ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से सबसे पहले क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जब आपका बन जाता है बच्चों, देन वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा,
अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर पायरुविक एसिड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड break down in the presence of oxygen, and in the case of anaerobic respiration pyruvic acid is break down in the absence of oxygen। I hope सबको क्लियर हो गया होगा। now sir, yes, any question, any question? क्योंकि यस एवरीथिंग, एवरीथिंग ठीक है, सब कुछ आपके नोट्स में है, एवरीथिंग प्रेजेंटेड योर नोट्स, ठीक है, सब कुछ मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स में। बट प्यारे मेरे बच्चों, मैं जरूर से जरूर आपको जो हमेशा चीज कहता हूँ, नोट्स लिख चुकी जाती हैं, नोट्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है उनको दिमाग में रखना और उनको समझना, ठीक है। नोट्स हमारे पास, नोट्स एक ऐसा जरिया होता है, देखो नोट्स की इंपॉर्टेंस कहाँ आती है, नोट्स की इंपॉर्टेंस तब आती है जब आपने कोई चीज अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप बाय द वे अगर 1-2 महीना आपको रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तब नोट्स की कीमत आती है, ठीक है, तब नोट्स इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पता चला अगर आपने उस नोट्स की चीजों को कभी समझा ही नहीं है, अगर आपने नोट्स की चीजों को सोचो कभी समझा ही नहीं है, तब वो आपको नोट्स कभी समझ में ही नहीं आएगी। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं? अगर आप सोचो, अगर आपको कोई अपने दूसरे कहीं बाहर की नोट्स लाकर दे दिया और कहा लो इससे पढ़ लो, आप 2-4 बार पढ़ोगे आपको वो बोर लगने लगेगी, बोरिंग लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो नोट्स कभी समझी नहीं आई है। लेकिन अगर आपने समझी हुई नोट्स बनाई है तो वो आपको हमेशा काम आएगी और आप उसकी चीजों को कभी भूलोगे नहीं। तो पहले खूब चीजों को समझ लो, एकदम एकदम समझ लो उसको अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद नोट्स देखो, आपको कितनी आसानी से सब कुछ समझ में आएगी, एक एक वर्ड उसका, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गए। फिर इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूंगा, एक आध क्वेश्चन आता है लंग्स से। लंग्स से क्वेश्चन क्या आता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, इसको और मैं डीप में जाकर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय के हमारे पास कुछ शॉर्टेज है। बट हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं आपको और चीजें बताऊंगा इस पूरे चैप्टर से। एल्वियोलाई का नाम आपने सुना होगा। एल्वियोलाई का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे लंग्स के कौन सा वो पार्ट होता है जहां पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? तो आप लोग क्या नाम बताओगे बच्चों? आपका एल्वियोलाई। तो लंग्स जो होता है, लंग्स आपका पता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन का। ह्यूमन का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है। और लंग्स में आपका कौन सा वो पार्ट है जहां पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है? वो है एल्वियोलाई, भूलना नहीं कभी, ठीक है। अब आपका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से क्वेश्चन कैसे मिल सकता है? सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा बात ये एकदम, ठीक है। जो आपका डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब डबल सर्कुलेशन कितने लोगों को बताओ, मेरी बात ये पता है डबल सर्कुलेशन कितने लोगों को पता है? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, यस और नो बताओ बस। पता बच्चों सबको डबल सर्कुलेशन? ओके चलो। तो वो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, जो आपका ब्लड होगा वो दो बार, ट्वाइस, दो बार फ्लो करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, ठीक है, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में आया। तो जो डबल सर्कुलेशन होगा मतलब इसमें आपका ट्वाइस, दो बार आपका ये फ्लो करता है पूरा ब्लड, ठीक है। एक बार हार्ट में पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है। एक बार आपका प्यारे बच्चों क्या होगा? जो इम्प्योर ब्लड होगा वो आपका पूरा हार्ट में आएगा, ठीक है, और एक बार आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरा हार्ट में आता है। क्लियर है सब लोगों को ये बात एकदम? प्यारे बच्चों जो आपका डीऑक्सीजनेटेड है और ऑक्सीजनेटेड है, ये वर्ड आपको क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड मींस क्या होता है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है,
वो होता है ऑक्सीजनेटेड, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी तो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। दोनों ही ब्लड में ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अगर ब्लड में ज्यादा है, अगर आपके जो ब्लड का, आपने पता है आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन में अगर आपका ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन से अगर जुड़ा हुआ है, ब्लड में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो ब्लड आपका मेनली क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है बल्कि आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपका क्या कहलाता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हुआ? मेनली बात तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब प्योर और इम्प्योर की बात नहीं करते हैं, वापस बात करते हैं ऑक्सीजन की। हमारे ब्लड के लिए या हमारी बॉडी के लिए क्या चीज जरूरी है, ऑक्सीजन। तो अगर प्यारे बच्चों आपके ब्लड में ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो ऑक्सीजनेटेड है, और आपके ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड है। और मान लो अगर है भी तो बहुत कम में है ऑक्सीजन, तो भी वो आपका डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है वहां पर। देन प्यारे बच्चों आपको सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन आ सकता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका जैसे कि एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, सर्कुलेशन से ही हो गया है, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है बच्चों, आर्टरीज और वेन्स का भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। आर्टरीज और वेन के बारे में आप लोग जानते हो, सब लोगों को बहुत पढ़ाया हूँ आर्टरीज और वेन बच्चों, सब लोग बताओ आर्टरीज और वेन के बारे में याद है सबको? सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको याद है या नहीं याद है, जल्दी से बताओ। सबको बच्चों याद है आर्टरीज और वेन में डिफरेंस? आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस सबको याद है? आर्टरीज क्या होती है भैया, जो आपके ब्लड को, ठीक है, जो ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी में लाते हैं। हाँ, जो ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी में लाते हैं, या जो ब्लड को, सॉरी मतलब जो ब्लड को हार्ट में लाते हैं, या हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाते हैं, मतलब हार्ट से बॉडी या बॉडी से हार्ट, कौन है आर्टरी? वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। और जो वेन्स होती हैं वो आपका बॉडी से ब्लड को कहाँ लाती है, हार्ट में। जैसे आपने पढ़ा हुआ है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपका क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके जो पल्मोनरी वेन होती है, वेन में बताओ कौन सा ब्लड होता है, वेन में आपका नॉर्मली होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होता है, उसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो आपके बॉडी से ब्लड को कहाँ लाता है, हार्ट में, याद है? और आर्टरी क्या करती है, आपके हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जाती है। इसका एग्जांपल याद है, पल्मोनरी आर्टरी आपका राइट राइट जो होता है वेंट्रिकल से निकलती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर जाता है लंग्स में। डायग्राम की इंपॉर्टेंट की बात करते हो तो डायग्राम तो मैंने जैसा कि कहा है कि डायग्राम्स तो सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायग्राम्स की तो मैं कभी बात ही नहीं करता, डायग्राम सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मतलब मुझे जो है डायग्राम बहुत इजी लगते हैं, ठीक है, मतलब इजी लगता है, बनाते 4-5 बार बना लो डायग्राम तो डायग्राम एकदम इजी लगने लगते हैं। तो डायग्राम अगर पेपर में आ गया या तो उसमें पढ़ना क्या है, सोचना क्या है, लो बढ़िया पेंसिल और आराम से बढ़िया उसको डिजाइन करके बना दो, ठीक है, और लेबलिंग कर दो। तो डायग्राम तो बहुत इजी हो जाते हैं, 3-4 बार 2 बार उसको बना लो। और डायग्राम एक ऐसी चीज है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इधर उधर करना मत फिलहाल। मान लो कभी भूल भी गए तो हल्का फुल्का याद रहेगा तो बना ले जाओ, डायग्राम बहुत आसान होते हैं। तो इस चैप्टर का सब डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं कभी आपको डायग्राम कोई ऐसा डायग्राम बताऊंगा नहीं जो इंपॉर्टेंट है, सब डायग्राम बताओ, सब पढ़ो, कोई भी डायग्राम आ सकता है पेपर में, कोई भी डायग्राम आ सकता है। हाँ, रिटर्न में जो चीजें हैं वो कभी नहीं आती है, रिटर्न में कई ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं आई है, ठीक है, जैसे फूड की डेफिनेशन वगैरह कभी नहीं आती है, ठीक है, जैसे आपको एक आध और भी चीजें मैं बताता जाऊंगा, और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं आती, बट कई कई चीजें कभी कभी आई भी है। तो डायग्राम सब पढ़ लेना, ठीक है। और
अब जैसा ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम आपको पढ़ना अच्छे से। जाइलम में 4 टाइप्स के सेल्स होती हैं, फ्लोएम में 4 टाइप्स के सेल्स होती हैं। जाइलम की 4 सेल्स का नाम ट्रेकीड्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम की 4 सेल्स का नाम सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये पढ़ लेना। एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन तो बहुत नॉर्मल सा ही चीज है, यहाँ पास से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलता है नेफ्रॉन से। एक्सक्रीशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बाद आता है डायलिसिस। डायलिसिस के बाद आपका मिल जाएगा इसमें, इसके अलावा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता ही चुका हूँ। और इसके अलावा आपको किडनी का कभी कभी पूछ लेता है, किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये इतनी चीजें समझ लो बोर्ड एग्जाम में आती जाती है। ठीक है, ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो मैंने इस चैप्टर के बताए हैं अभी आपको, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। मतलब आप पहले धीरे धीरे प्रिपरेशन करोगे, या पहले पहले पार्ट की चीजों को याद करो, पहले पार्ट की चीजों का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो। फिर उसके बाद फिर हम आपको सेकंड पार्ट जब इस चैप्टर का बताएंगे, तो उसमें आप जब इस चीजों को लर्न कर चुके होंगे, तब आप फिर सेकंड पार्ट में उसको लर्न करना शुरू करोगे। चीजों को हमेशा पहले सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिवाइड करना शुरू करा करो। देखो जैसे अगर आप सोचो, अगर जैसे अगर आप साइंस में केमिस्ट्री, बायो और मैथ, फिजिक्स सब सब अगर आज एक साथ होता, तो क्या ये डिफिकल्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर सारे सब्जेक्ट एक साथ होते, मतलब केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कभी कोई ये कहता ही नहीं कि ये केमिस्ट्री का या बायो का, सब एक साथ पढ़ते होते हैं, तो बोलो वो चीजें कितनी डिफिकल्ट हो जाती। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, या जो आपके जो एजुकेटेड लोग थे, स्कॉलर लोग थे, जो महान विद्वान लोग थे, ठीक है, तो जो महान आपके स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन स्कॉलर्स ने इसको डिवाइड करके पढ़ा और पार्ट वाइज बनाया। अब आपका जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, अब आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ करेंगे, तो इसी तरह से सिलेबस को थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ो, थोड़ा सा उसको पार्ट में बांट के पढ़ा करो, तो वो चीजें बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तब आप भी एक दिन स्कॉलर बन जाओगे, है ना, फिर हम भी आप लोगों को स्कॉलर बोलेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले इसको एक पार्ट में डिवाइड करो। पहले पार्ट में आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फिर जो उससे कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे को पहले डिवाइड कर लिया करो। तब देखोगे आपको चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। पता चला आपने क्या किया, जो शुरू में एकदम कम इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले पढ़ लिया, है ना, तो पता चला फिर मजा नहीं आया, फिर वो आया ही नहीं पेपर में। तो कोशिश ये करनी है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, इसीलिए मैंने पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये बता दिया। क्लियर हो गई मेरी बात एकदम अच्छे से, समझ में आ रही पूरी बात एकदम अच्छे से बच्चों को? हाँ, सबको समझ में आ रही बेटा एकदम? सब लोग बताओ। तो ये इतनी चीजें हो गई, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि हो सकता है अभी टाइम भी आपका ओवर होने वाला होगा, और आपकी नेक्स्ट क्लास भी शायद चलने वाली होगी। तो ये आपके लिए एकदम शानदार लेक्चर थे, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपको बिल्कुल मिलेंगे लाइव सेशन में, आपको मिला करेंगे इसी तरह से, ठीक है। और अभी क्लासेस भी चलेंगी इसी तरह से एकदम आप, और जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ पूरा एकदम। और इसके अलावा कल हम लोग शुरू करेंगे, कल अगर मान लीजिए कल इंडिपेंडेंस, कल तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, तो कल इंडिपेंडेंस डे है, तो कल हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। और उसके अलावा मे बी संडे को जो होगा, तो मैं उसमें टाइम देकर आप लोगों के लिए फिर आवर एनवायरमेंट का बता दूंगा। आवर एनवायरमेंट के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आवर एनवायरमेंट के टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स को मैंने आपको डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ है, और मैंने उसकी आपको लिंक भी शेयर की हुई है, आप वहां से उसको जाकर देख लेना। और अगर आपको कोई डाउट बचता है, तो आप चाहे ग्रुप में पूछ लो, और चाहे आप हमसे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही है, आप वहां से भी हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरह का ऑप्शन है, आप चाहे जैसे भी चाहोगे आपको अवेलेबल हो हमसे। तो आपको इसमें से कोई डाउट्स हो, लाइव प्रोसेस से कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ग्रुप पे आप जाकर मैसेज कर दो, हम आपको वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया बेटा एकदम अच्छे से? हाँ चलो, अब हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी जब तक हमारे पास समय बचा हुआ है, तो हम कुछ कुछ बिल्कुल यूटिलाइज करने वाले हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस में देखो आपने सारी चीजों को एकदम अच्छे से लर्न करके रखा हुआ है नहीं। और डेली हमारा जो है कुछ क्वेश्चन का सेशन भी चलता रहता है। तो देखो, जैसा पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में? आप समझते हो, जो स्टमक होता है वहां से,
हाँ, बिल्कुल। आ, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आपने बताया है, एकदम सही बताया है। जो स्टमक होता है, ठीक है, आपको पता है कि HCl इज आल्सो सेक्रेटेड फ्रॉम आवर स्टमक। सो HCl इज एसिड, ठीक है, एंड इट कैन हार्म आवर स्टमक or stomach wall. So stomach secrete mucus and it dilute the concentration of HCl. So stomach protect the so mucus protect the wall of stomach from HCl. ठीक है, तो HCl का जो कंसंट्रेशन होता है, एसिड होता है, आप जानते हो, तो वो आपके स्टमक की वॉल को हार्म पहुंचा सकता है। तो HCl के कंसंट्रेशन को क्या करता है कि वो आपका जो म्यूकस होता है वो उसको थोड़ा सा कम कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, जिससे HCl अगर आपका वॉल तक आ भी रहा है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, तो आपकी वॉल को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, who activate the pepsin enzyme? HCl, very very good.